ये आपने लिख लिया है कि बाकी है? सर થઈ ગયું. ओके। चलो सब 9.25। What should be the distance between the object in exercise 9.24 and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure to have an area of 6.25 millimeter square? ओके, एरियल मैग्निफिकेशन। अभी हमें यहाँ पे फोकल लेंथ 10 लेना है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब अच्छी तरह समझना, एरियल मैग्निफिकेशन इतना किया है तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज अंडर रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन। एरिया में दो चीज होती है, मैं आपको सिंपल एल स्क्वायर का रूट क्या होगा एल, तो हमें लीनियर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा रुचि। तो एरिया में दो चीज आएगी, लेंथ ब्रेथ, और यहाँ पे हमें केवल लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए, वन साइड का मैग्निफिकेशन। तो ये हमने 6.25 रख दिया, उसका रूट हमें निकालना है, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। कितना आ रहा है? 2.5. 6.25 का रूट 2.5 2.5, तो हमारा ये मैग्निफिकेशन हुआ 2.5। मैग्निफिकेशन फॉर लेंस V by U। लेंस की फॉर्मूला में माइनस आता है, इससे ये V by U। नहीं, उसमें क्या है अंकित, जब हमें एरियल मैग्निफिकेशन मिलता है ना, हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें एक ही चीज मिलेगी, लेंथ ब्रेथ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी हम प्रैक्टिकल कर परफॉर्म करते हैं तो हमारे क्या वो पिन होती है, वो प्रैक्टिकल आप गए नहीं हो तो वो पिन आपको रखनी पड़ती है, तो पिन का लेंथ का ही मैग्निफिकेशन आता है। पर जब एरियल मैग्निफिकेशन दिया है तो उसका लीनियर मैग्निफिकेशन डिफाइन करना है, तो आपको रूट लेना है, तभी आपको लीनियर मैग्निफिकेशन मिलेगा। मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ, इतनी लेंथ बढ़ जाएगी, यानी 10 होगी तो 100 हो जाएगी, सपोज 5 होगी तो 50 हो जाएगी, पर दोनों साइड मैग्निफिकेशन सेम अमाउंट में रहेगा। जैसे मेरी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर हुआ, ब्रेथ मेरी 5 सेंटीमीटर है तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, वैसा वो बढ़ेगा 10 टाइम्स, जो भी चीज है उसको। सिमिलरली ये 2.5 टाइम बढ़ेगा। अभी ये 2.5 V by U, तो V is 2.5 U। अभी हम लेंस फॉर्मूला लिखेंगे, लेंस फॉर्मूला 1 upon V minus 1 upon U is 1 upon M। अभी V is 2.5 U और हमें U नेगेटिव रखना पड़ेगा। अभी हमें U मालूम नहीं है कहां पे रखना है,
तो हम ऐसा रख सकते हैं माइनस में, कभी मैं ले रहा हूं -1/u इज 1/m। ये मैंने रखा, मुझे मालूम नहीं है किस साइड पे है इसलिए, कभी एलसीएम लेंगे 2.5u, तो ये 1 2.5, तो आपका 1.5, फोकल लेंथ आपके पास 10 है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, माइनस में आएगा अपने आप, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफाइन करना है तभी उसकी साइन नहीं लेनी, अपने आप आएगा। यदि आपने गलती से ले लिया होता तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो जाता। जो डिफाइन करना है उसकी साइन हम डिसाइड नहीं करते, बाकी की साइड हमें डिसाइड करनी पड़ती। तो हमें यू डिसाइड लेना है, वैल्यू डिफाइन करनी है, उसकी साइन नहीं रखनी। अदरवाइज हम यहाँ रख देते हैं तो वैल्यू में प्रॉब्लम हो जाता, 3.5 हो जाता, और ये 3.5 तो वैल्यू चेंज हो जाती। तो याद रखना, जब भी आप ये प्रॉब्लम में हो जे डबल ई नीट के, तो जो चीज आपको डिफाइन करनी है मालूम है उसकी साइन रखनी है, लेफ्ट साइड राइट साइड करनी। अभी 2.5 ये उसका मैग्निफिकेशन है, यानी ये श्योरिटी नहीं दिखाता है कि उसकी किस साइड पे होगा। तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर पे होगा। तो ये इमेज हमें मिल रहे हैं 15 सेंटीमीटर, इट इज नियर टू द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट से भी नियर है, इसलिए हमें देख पाएंगे क्लियरली सीन बाय द आईज। तो वर्चुअल इमेज obtained near to the near point, therefore image can be seen clearly by the eye, image can be seen clearly by eye, यानी हम इमेज को क्लियरली देख पाएंगे क्योंकि 25 से नियर है, 25 इज ए नियर पॉइंट, आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, उससे भी पास में है, यानी हम क्लियर देख पा रहे हैं, तो उसको हम क्लियर देख पाएंगे। સર બ્લર નહીં થઈ જાય આટલી બધી પાસ આવશે તો? એવું નહીં, બ્લર થઈ જશે બધા, પણ એવું નહીં 25 નહીં યાર, મેં તને એક આઈડિયા બતાવું। સપોઝ છે ને અમે આઈસ ની પાસે 25 સેન્ટીમીટર છે, હવે હું 15 પર લઈ લો, હજુ મને આખો ઓબ્જેક્ટ દેખાય, પણ મેં એકદમ અહીંયા લઈ ગયો ને પછી મને ખાલી આટલો દેખાશે। એનો મતલબ એવો હતો કે મને ઓબ્જેક્ટ કહો છે નહીં ખબર પડે, પણ હું 15 સેન્ટીમીટર હોઈશ તો મને આખી આખી પેન દેખાય છે, એનો મતલબ એવો હતો કે મને બહુ ક્લિયર દેખાય છે। પણ સપોઝ मैं एकदम नियर લઈ ગયો તો મને ખાલી આ પોઈન્ટ જ દેખાશે, બીજો પોઈન્ટ નહીં દેખાય। એટલે નિયર એકદમ 1 સેન્ટીમીટર 2 સેન્ટીમીટર, ઇટ ઇઝ વેરી નિયર, તો તને આખો પોઈન્ટ નહીં ઓબ્જેક્ટ નું ડિસાઈડ નહીં કરી શકે, દેખાશે બધું જ ક્લિયર જ। પણ એક વસ્તુ ક્લિયર છે, તું અત્યારે તારી પેન ને જો તારી નિયર લઈ જાય તો તું જે પેન યુઝ કરે છે ને પેન નો હાફ પાર્ટ भी नहीं દેખાય, બહુ નિયર લઈ જઈશ તો, પણ 15 સેન્ટીમીટર રાખીશ તો ઓકે ક્લિયર જ, ક્લિયર। આ આઈ જોડે દેખીએ ને ત્યારે ઓકે સર।
સર हाँ बोल। સર મોડ ઓફ વી લેવાની શું જરૂર છે? -15 સેન્ટીમીટર બી તો લેવાય જ ને, વાંધો એ તો શું ચાલે છે? જ, પણ એક વસ્તુ સમજ કે ઇમેજ કેટલી મળશે? 15 સેન્ટીમીટર દૂર મળશે. કઈ ડાયરેક્શન એ તો આના પરથી નક્કી કરે છે. પણ મેગ્નિફિકેશન માં તને એવું જ ખબર પડી શકે કે કેટલા ટાઈમ્સ ગ્રેટર મળે. એનાથી તો એવું ડિસિઝન ના આવી શકે લેફ્ટ સાઈડ કે રાઈટ સાઈડ. એના માટે તો આ જ ઇક્વેશન છે. આનાથી તને ખાલી એવું ખબર પડે કે 25 સેન્ટીમીટર 15 સેન્ટીમીટર હવે મળશે, પણ કઈ ડાયરેક્શનમાં મળશે, લેફ્ટ સાઈડ રાઈટ સાઈડ, એ તું ડિસાઈડ ના કરીશ. એટલે આપણે મેગ્નીટ્યુડ લઈને જ બતાવી દે. खबर पड़ी? હા સર. चलो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10, उसको बोला जाता है वेव मैकेनिक्स। यानी अब वेव की शुरुआत करना है और अच्छी तरह करना पड़ेगा, समझना है ज्यादा। अब थियरी बुक आपको चाहिए और थियरी बहुत सारी थियरी है, यानी मैथमेटिकल फॉर्म अब कम हो जाएंगे इस चैप्टर में, डेरिवेशन बहुत कम आएंगे, बाद में आएंगे। तो आपको मालूम है विजिबल लाइन, चैप्टर नंबर 10 हम शुरू कर रहे हैं, ये आपने लिख लिया है? किसी को यस डाउट? सर। हो गया ना सबको? ओके, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वेव। तो हम जो देख रहे हैं उसको बोला जाता है विजिबल लाइन। और आपको मालूम है विजिबल लाइन की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। इट इज नोन एज अ विजिबल लाइन। चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। और जब उसको नैनोमीटर में लिखते हैं तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये हमारा विजिबल रेंज। पहली जो थियरी आई थी वेव के लिए वो न्यूटन्स ने दी थी, कॉर्पुलस थियरम। तो कॉर्पुलस corpuscular theory, model of light। ये है ना न्यूटन ने दी थी। न्यूटन का जो एक्सप्लेनेशन था आप सुनना चाहिए। when the wave or ray light will be traveling from rarer to the denser, तो अंकित को मालूम होगा किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ray will be traveling from rarer to the denser, किस डायरेक्शन में जाएगा वेव्स? towards the normal. यस, ये उसका बात होगा। तो न्यूटन ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दे दिया था, when the wave traveling from rarer to the denser, when it will be moved towards the normal, its speed will be increased. Speed of wave or light increase। यानी उसका ऐसा मानना था कि रेस और वेव्स जब ट्रैवल करते हैं वो रेयर टू द डेंसर मीडियम में, तब ये वेव्स और लाइट मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। और उस टाइम पे न्यूटन्स ने
3 लॉ ले दिए थे, न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ, और लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी उसने दे दिया। इसलिए उसका इतना बड़ा वजूद बन गया था कि कोई भी उसका ऑपोज नहीं कर पा रहा था, सबको एक्सेप्ट करना पड़ा था। तब ये थियरी गलत थी अकॉर्डिंग टू अस। अभी देखो, आपको मालूम है रेज विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम रैरर टू द डेंसर, डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, तो ये क्या बोल रहा है, ज्यादा है। उस टाइम पे हाइगेंस ने ये थियरी का अपोज किया था। तो हाइगेंस ने जब थियरी का अपोज किया था तब 1678, यानी ये साल में उसने अपोज किया था 1678, यानी ये 17वीं सेंचुरी की बात है। तब उसने अपोज भी किया था और उसने ऐसा अपनी थियरी में लिखा, हाइगेंस थियरी। तो ये हाइगेंस थियरी उसने ऐसा लिखा, when the ray will be traveling from the rarer to the denser, it will be moved towards the normal, तब उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, ये स्पीड डिक्रीज हो रही है, ऐसा उसने लिखा। और उसने बोला ये कॉर्पुलस थियरम ऑफ मॉडल ये गलत है। ऐसा बोलने के कारण उसका खुद का बहुत अपोज हुआ। पर आपको ये बता दूं, हाइगेंस ने वेव फ्रंट थियरी डेवलप की, जिससे हमें वेव की पूरी डिटेल पता चलती है। तो अभी आज से शुरू करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल की ओर जाने के लिए। पर हाइगेंस ने जो दिया था वो सही था, जो उसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, वो गलत था। तो न्यूटन का जो फैसला था, और उस टाइम पे उसका कोई अपोज करने वाला नहीं था। उस टाइम पे फोकल्ट ने एक और अच्छा डिसीजन लिया था, उसने प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया। ऐसे प्रैक्टिकली फोकल्ट ने 19वीं सेंचुरी की नियर जा रहा था, तब उस साल में फोकल्ट ने तो ये फोकल्ट ने ऐसा प्रूव करके दिखा, फोकल्ट ने वाटर में वेलोसिटी कम होती है, वाटर में वेलोसिटी कम डिक्रीज होती है वेव्स की, यानी वाटर इज अ डेंसर मीडियम, उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ऐसा प्रूव करके दिखा प्रैक्टिकल। यानी ये प्रैक्टिकली सही था, तो ये बात भी सही थी। यानी हाइगेंस को पॉजिटिव एटीट्यूड फोकल्ट ने दिया था उस टाइम पे, पर वो बहुत साल छोड़ दिया, बीच में बहुत गैप है, आप देख सकते हो। यानी हाइगेंस को प्रैक्टिकली सपोर्ट देने वाला ये फोकल्ट फर्स्ट था। उसके बाद दूसरा एक एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया। थॉमसन ने जो प्रैक्टिकल किया वो इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में था, वो वेव की थियरी के बारे में। पहले ऐसा माना जाता था कि वेव्स इन ट्रैवलिंग इन मीडियम, याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ, वेव्स ट्रैवलिंग इन मीडियम, यानी लोग ऐसा सोच रहे थे वेव को ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम इज नेसेसरी। और उस टाइम पे सबसे बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिकल साइंटिस्ट, उसने इक्वेशन दे दिए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल की गलती ये थी, उसने स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेव्स ऐसा प्रूव करके दिखा कि किसी भी वेव्स की लाइट स्पीड ऑफ लाइट जैसी बन सकती है इन वैक्यूम, और सबने उसका बहुत अपोज किया, क्योंकि ये बात हो नहीं सकती, क्योंकि वेव डज नॉट ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम, ऐसा वो लोग बिलीव कर रहे हैं। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकली बात, यानी उसको भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ बहुत साल तक। उसका जो थियरी था किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने बहुत सारे इक्वेशन, उसने ये भी प्रूव करके दिखाया था, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां पे भी जा सकते हैं, वैक्यूम में भी जा सकते हैं। ये सब उसने मैथमेटिकल प्रूव किया था, किसी साइंटिस्ट ने उसको हेल्प नहीं की। बहुत साल चले गए, उसके बाद हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा
कि ये वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो वैक्यूम में आराम से जा सकते हैं। तो ये सब हिस्टोरिकल इवेंट्स है। ऐसा माना जाता है उस टाइम पे जो गलत थे वो उसको सपोर्टिंग रोल वाले बहुत सारे थे। हाइगेंस ने तो बहुत साल पहले ये कह दिया था कि व्हेन द वेव्स विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर, उसकी स्पीड कम होगी। जब ये कॉर्पोरस थियरी डेवलप बाय द न्यूटन्स, उसकी गलत ये थी, उसने बोला था कि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो। तो ये सब हमें स्टडी करना है। याद रखना, फोकल्ट ने एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकली दिया था कि वाटर में स्पीड डिक्रीज होती है। प्रणव, तुम्हें जो प्रैक्टिकल जो दिया है ना इनिशियली, वो सब रीड करना पड़ेगा। ये सब बहुत सारा चीज दिया हुआ है, वो पूछने वाले नहीं है, हमें केवल याद रखना है मेन पॉइंट। सर इंट्रोडक्शन थी। हाँ, In 1637, Descartes gave the corpuscular model of light and derived Snell's law. It explained the laws of reflection and refraction of light at an interface. The यानी जो यहाँ से corpuscular model. इंसिडेंट होता है, 2 मिनट, तो ये रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्रैक्ट होता है। ये रिफ्रैक्टेड रेस और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट है। आगे The model predicted that if the ray of light bends towards n normal, then the speed of light would be greater in the second medium. This corpuscular model of light was further developed by second medium. यस, जब रेस सेकंड मीडियम में जाता है और वो नियर नॉर्मल की ओर बैंड होता है, तब उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ऐसा उनका मानना था। आगे This corpuscular model of light was further developed by Isaac Newton in his famous book entitled Optics, and because of the tremendous popularity of this book, the corpuscular model is very often attributed to Newton. यानी कॉर्पोरस मॉडल को सपोर्ट करने वाला था कौन? न्यूटन था। उसने भी बोल दिया था अपनी बुक में कि ये बात सही है, इसलिए कॉर्पोरस थ्योरम को बहुत सपोर्ट मिल रहा था। आगे In 1678, the Dutch physicist Christian Huygens put forward the wave theory of light. It is this wave model of light that we will discuss in the chapter. As we will see, the wave model could satisfactorily explain the phenomena of reflection and refraction. However, it predicted that on refraction, if the wave bends towards the normal, then the speed of light would be less in the second medium. यस, This जब is वो in बैंड होता है, contradiction to the यस बराबर है। तो ये ऑपोजिट प्रोसेस था। हाइगेंस बोल रहा था कि यहाँ पे स्पीड उसकी डिक्रीज होनी चाहिए सेकंड मीडियम, ये बोल रहा था इंक्रीज होनी चाहिए। आगे This is in contradiction to the prediction made by using corpuscular model of light. It was much later confirmed by experiments where it was shown that the speed of light in water is less than the speed in air. Confirming the predictions of the wave model, Foucault carried out this experiment in 1850s. डैश कर दो, ये एमसीक्यू है। फोकल्ट ने ये डिफाइन किया था, वाटर में जब एयर की वेलोसिटी से वाटर में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। आगे The wave theory was not readily accepted primarily because of Newton's authority and also because light could travel through vacuum, and it was felt that a wave would always require a medium to propagate from one point to the another. आगे However, when Thomas Young performed his famous interference experiment in 1801, it was firmly established that light is indeed a wave phenomenon. The wavelength of visible light was measured and found to be extremely small. For example, the wavelength of yellow light is about 0.6 micrometer. Because of the smallness of the wavelength of visible light, light can be assumed to approximately travel in straight lines. This is the field of छोटी geometrical जो optics. वेवलेंथ होती है, 2 मिनट, छोटी चीज की वेवलेंथ होती है, इट विल बी ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा बिलीव किया जाता है। यानी उस टाइम पे वेव ऑप्टिक्स शुरू करना है कि रे ऑप्टिक्स शुरू करना है, वो सबसे बड़ा ट्रबल। तो हमें ये पता नहीं चल रहा था कि हम वेव ऑप्टिक्स बोले या रे ऑप्टिक्स बोले।
रे ऑप्टिक्स हमारा खत्म हुआ, अपन वेव ऑप्टिक्स में क्या होता, बैंडिंग ऑफ वेव होता था, तो वो रे के साथ कनेक्टिविटी होती थी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 10 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स है। अभी 11 चैप्टर में ऐसा हम डिस्कस करेंगे कि कोई फिनोमिना हमें वेव से एक्सप्लेन करनी पड़ती है और कोई फिनोमिना जो होती है वो रे से एक्सप्लेन करनी पड़ती है। इट इज नोन एज ए ड्यूअलिटी ऑफ नेचर। ड्यूअलिटी यानी दोनों नेचर एक साथ होते हैं। कभी कभी वो वेव से परफॉर्म होता है तो कभी कभी वो रे से परफॉर्म होता है। ये सब हमें डिटेल में बोलना पड़ेगा। कब ऐसा हो रहा है वो आपको एक साथ में दिखाई देगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम ऐसे स्टडी करेंगे, उसमें थोड़ी देर के लिए वो वेव्स के फॉर्म में होगा, थोड़ी देर के बाद में वो वेव्स कब है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा 11 चैप्टर में। कब हमें वेव्स पता चलेगा, कब हमें ये पता चलेगा ये पॉइंट है, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में पता चलता है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आराम से देखना, अब अच्छी तरह समझना। मेरी पोजीशन आपको मिल रही है तो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं, यानी मेरी थियरी रे ऑप्टिक्स से शुरू होगी। यदि आपको मेरी पोजीशन नहीं मिल रही है, ऐसा है, तो वेव्स फॉर्म में, और उसके लिए बहुत सारी कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी, वो हम 11 चैप्टर में चेक करेंगे। यानी मैं वेव में नेचर में हूं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अभी कोई पर्सन जैसे जॉनी, तो मैं उसको देख रहा हूं शायद, तो ऐसे समझो कि ये रे ऑप्टिक्स से होगा। इट इज लाइक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। यदि जॉनी दिखाई नहीं देता और ऐसे मोशन करता है तो हमें फिक्स पोजीशन नहीं मिलेगी उसकी, तब वो वेव ऑप्टिक्स होगा। तो ये सब हम डिस्कशन लेटर ऑन करने वाले हैं बहुत डिटेल में, और अच्छी तरह समझना है। अभी तो ये सब थियरी एक्सप्लेनेशन है। आगे Indeed, the branch of optics in which one completely neglects the fitness of the wavelength is called geometrical optics, and the ray is defined as the path of energy propagation in the limit of wavelength tending to zero. After the interference experiment of Young in 1801, for the next 40 years or so, many experiments were carried out involving the interference and diffraction of light waves. These experiments could only be satisfactorily explained by assuming a wave model of light. Thus, around the middle of the 19th century, थोड़ी थियरी ऐसी थी कि वो वेव ऑप्टिक्स से ही एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, हम रे ऑप्टिक्स से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यानी कभी कभी हम वेव ऑप्टिक्स अप्लाई कर देते थे, कभी कभी हम रे ऑप्टिक्स अप्लाई कर रहे थे। आगे the only major difficulty was that since it was thought that a wave required a medium for its propagation, how could light waves propagate through vacuum? This was explained when Maxwell put forward his famous electromagnetic theory of light. Maxwell had developed a set of equations describing the laws of electricity and magnetism, and using these equations, he derived what is known as the wave equation, for which he predicted the existence of electromagnetic waves. From the wave equation, Maxwell could calculate the speed of electromagnetic waves in free space, and he found that the theoretical value was very close to the measured value of speed of light. From this, he proposed that उसने light सब must be प्रैक्टिकली an नहीं electromagnetic डिफाइन wave. किया था। उसने जो वेव्स डिफाइन किए थे तो उसको ये मिल गया था कि c इज द स्पीड ऑफ लाइट। उसके नियर उसका आंसर आ रहा था 2.9979 मीटर पर सेकंड। उससे ये पता चल रहा था कि जब वेव्स है वो ऐसे वैक्यूम में पास हो रहा है, पर ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये लोग बोल रहे थे वेव्स कभी भी वैक्यूम में जा नहीं सकता। उन लोगों को ये पता था जैसे अभी में साउंड वेव है, तो साउंड को पास होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट। आपको सुनाई दे रहा है बिकॉज आपके पास एयर है, मेरे पास एयर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है। यदि यहाँ पे मीडियम नहीं होता, मैं बोलता तो भी आपको सुनाई नहीं देता। उसका मीनिंग ये हुआ कि वेव को पास होने के लिए मीडियम इज ए नेसेसरी कंडीशन। इसलिए ये लोग मैक्सवेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। आगे Thus, according to Maxwell, light waves
light waves are associated with changing electric and magnetic field. Changing electric field produces a time and space varying magnetic field, and a changing magnetic field produces a time and space varying electric field. The changing electric and magnetic field results in the propagation of electromagnetic waves or light waves even in vacuum. यानी चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंज विद टाइम, अपनी पोजीशन से टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो ये तो आपको मालूम है कि हम अभी बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी ओर आ रहा है, तो यहाँ पे पास होके आपके पास चला जा रहा है, तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो जल्दी से अपना पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो ये उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पास होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको साउंड वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट। यहाँ एयर है मेरा आजू बाजू, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड वेव यहाँ से कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चलेगा। अभी ये आपको सुनाई दे रहा है, तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। आपका कहाँ पे भी आपका नेटवर्क होगा वहां तक ये सिग्नल पहुंच रही है कोड के हिसाब से, और वहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस साउंड वेव में हो रहा है कन्वर्ट, फिर आपको सुनाई दे रहा है। तो ये सब जब साउंड वेव होता है तो मीडियम की रिक्वायरमेंट, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीडियम होगा तो भी चलेगा, मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगा। आगे पति की उस तरह से ह्यूगन्स प्रिंसिपल है। हाइगन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन द वेव फ्रंट। अभी हम वेव फ्रंट के बारे में देखने वाले हैं। व्हाट इज अ वेव फ्रंट, व्हाट इज अ वेव फ्रंट, अभी अच्छी तरह पढ़ना है। ये पता चला आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ये पूछने वाले नहीं, आपको समझना है कि क्या क्या प्रॉब्लम थे पहले वो। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको जल्दी पता चल जाएगा व्हाट इज ए वेव फ्रंट। तो ये ना हमारे पास 4 स्ट्रिंग पैरेलल रखी हुई है, पैरेलल, और ये स्ट्रिंग में हम वेव क्रिएट करना चाहते हैं एक साथ में। और यहाँ पे साइन वेव क्रिएट किया है, यहाँ पे भी मैंने साइन वेव क्रिएट किया है, यहाँ पे भी साइन वेव, और यहाँ पे भी मैंने साइन वेव क्रिएट किया है। अब ये उसकी बेस यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, सबकी बेस 90 है, 90 है, 90 है, 90 है। तो सबकी बेस जो 90 है ना, उसमें से इमेजिनरी सरफेस बना रहा हूं, इट इज नोन एज अ प्लेन वेव फ्रंट। तो ये सबकी फेस सेम हो ना, उसमें से जो बनेगा प्लेन या कोई भी सेम, उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमारे पास 3 टाइप के हैं, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड दिस सर्कुलर वेव फ्रंट, इट इज नोन एज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब आपको वेव फ्रंट क्या है, तो वेव फ्रंट यानी जो बहुत सारे वेव है उसमें जिसकी फेस सेम है, उसमें से हम इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे, इट इज नोन एज ए वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट अभी थोड़ी देर के बाद ये वेव यहाँ पहुंच गए, ये वेव यहाँ आ गया, और ये वेव यहाँ आ गया, और ये वेव यहाँ आ गया, तो उसमें से हमने एक इमेजिनरी प्लेन बना दिया, इट इज नोन एज ए वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट से ये फायदा है कि एक वेव की बात कर नहीं रहे, हम इकट्ठा बहुत सारे वेव्स की बात कर रहे हैं। यानी वेव फ्रंट जब इंफॉर्मेशन देता है तो बहुत सारे वेव की बात कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप सी वाटर के पास जाते हो तो सी वाटर में कैसा
ऐसा एक वन आएगा, फिर दूसरा उसका लेयर आएगा, उसमें हम कूदते हैं, उसको आपको पुशिंग देके बाहर निकाल देता है, फिर वापस आप अंदर जाते हैं, फिर वापस बाहर निकल जाते हैं। तो उसमें जो वेव फ्रंट वन बाय वन आते हैं। अब यदि नाव लेके अंदर गए तो ये वन, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे वेव्स की फेस सेम होती है, जैसे आप खड़े हो तो वहां पे आपके पास आने वाला वेव सबकी लेंथ सेम है, सबका फेस सेम है, तो उसमें से इमेजिनरी जो लाइन प्लेन बनेगा इट इज नोन एज अ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट जो बनता है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिखाई देता है ना, दिस इज नोन एज अ रेस। रेस से ये पता चलता है कि वेव्स कहाँ जाने वाला है, इस तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा। ये यहाँ परपेंडिकुलर लाइन से हमें पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में वेव फ्रंट मोशन करेगा, ये पता चलेगा। तो अभी मैं अकॉर्डिंग टू बुक हम वेव फ्रंट के बारे में, और आपको ये भी मालूम होगा, आपने देखा होगा कोई तालाब में पत्थर डालेगा, स्टोन स्टोन डाल दिया ना तो उसमें ऐसे रेज होते हैं, ये स्टोन डाला, ये सर्कुलर पॉन्ड में ऐसा क्रिएट होता है, देखा है कभी? पानी अच्छा होता है उसमें ऐसे डालेंगे स्टोन तो उसमें सर्कुलर, इट इज नोन एज अ वेव फ्रंट, ऑल द वेव्स ट्रैवलिंग इन अ सेम डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन, और उसमें से जो बनता है इट इज नोन एज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट का आपको एग्जांपल, बल्ब का, बल्ब होता था पुराना बल्ब, एलईडी बल्ब अभी भी आता है,